जीव विज्ञान की दुनिया में खासकर जब हम एनसीईआरटी की किताबों के पन्ने पलटते हैं ना, तो पादप वृद्धि और परिवर्धन नाम का एक अध्याय सामने आता है। हाँ, और अक्सर ये मान लिया जाता है कि पौधों का बढ़ना एक बहुत ही उबाऊ और धीमी प्रक्रिया है। बिल्कुल। मतलब एक बीज बो दिया, उसमें पानी डाल दिया और फिर बस कई महीनों तक इंतजार करो। सतह से देखने पर तो ये बस एक बहुत ही सामान्य सी घटना लगती है। हम्म लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य इसी पुरानी धारणा को तोड़ना है। सही कहा। और परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों से लेकर विज्ञान में गहरी रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई धीमा जादू नहीं है। जी, ये एक अत्यधिक नियंत्रित, सटीक और पूरी तरह से गणितीय प्रक्रिया है। एक शिक्षक के नजरिए से कहूं तो एक छोटे से बीज का विशाल पेड़ में बदलना विज्ञान का एक बेहतरीन डिजाइन है। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को थोड़ा बारीकी से सुलझाते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे हमेशा हैरान करती है, जो पौधों को इंसानों या जानवरों से बिल्कुल अलग कर देती है, वो है उनकी अपरिमित वृद्धि। अपरिमित वृद्धि मतलब इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। हाँ, इंसानों में तो एक निश्चित उम्र के बाद लंबाई का बढ़ना पूरी तरह से रुक जाता है, लेकिन पौधों में जीवन भर लगातार बढ़ने की एक अद्भुत क्षमता होती है। और इसके पीछे का जो विज्ञान है ना, वो बहुत ही सुव्यवस्थित है। अगर मैं इसे स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ तो पौधों की जीवन भर बढ़ने की इस क्षमता का मुख्य कारण उनके शरीर में मौजूद कुछ विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं। हाँ, विभज्योतक ऊतक है ना? बिल्कुल सही। इन्हें विज्ञान की भाषा में मेरिस्टेम्स या विभज्योतक कहा जाता है। इन विभज्योतकीय ऊतकों की कोशिकाओं में एक बहुत ही खास बात होती है। इनमें लगातार विभाजन करने और नई कोशिकाएं बनाने की असीम क्षमता होती है। मतलब जब तक पौधा जीवित है, ये फैक्ट्री चलती रहती है। हाँ, एकदम सही। ये कोशिकाएं अपना काम करती रहती हैं। इसी कारण से विज्ञान में पौधों की इस वृद्धि को खुला स्वरूप या ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि पौधे के शरीर में हमेशा हर पल नई कोशिकाएं जुड़ती रहती हैं और पुरानी संरचनाओं के साथ नई संरचनाएं आकार लेती रहती हैं। ये सच में कुदरत का एक बहुत ही शानदार डिजाइन है। और मजेदार बात यह है कि इस वृद्धि को मापा भी जा सकता है। बिल्कुल। और जब हम इस वृद्धि को मापने की बात करते हैं तो जो आंकड़े एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। क्योंकि वृद्धि का मतलब हमेशा सिर्फ लंबाई का बढ़ना नहीं होता है। हाँ, इसे कोशिकाओं की संख्या और उनके आकार के पैमाने पर भी मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए मक्के की जड़ को ही ले लीजिए। जी, मक्के की जड़ के बिल्कुल निचले सिरे पर जो विभज्योतक होता है वो 1 घंटे के भीतर 17,500 से भी अधिक नई कोशिकाएं बना सकता है। 17,500, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। ये किसी बहुत ही तेज गति से चलने वाली निर्माण फैक्ट्री जैसा है। और अगर हम आकार के बढ़ने की बात करें तो बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर तरबूज का उदाहरण पूछा जाता है। हाँ, तरबूज वाली बात। एक तरबूज की कोशिकाएं अपने शुरुआती आकार से 3,50,000 गुना तक बड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल। जरा कल्पना कीजिए कि एक छोटी सी सुई की नोक के बराबर की कोई चीज अचानक से एक बड़े गुब्बारे में बदल जाए। ये आंकड़ा अपने आप में सोचने पर मजबूर कर देता है। इन आंकड़ों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कोशिका के स्तर पर वृद्धि का असली मतलब जीव द्रव्य की मात्रा में होने वाली वृद्धि है। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। हाँ, जीव द्रव्य वह जीवित पदार्थ है जो कोशिका के अंदर भरा होता है। और नीट की तैयारी के लिए इस पूरी वृद्धि की प्रक्रिया को गहराई से समझना जरूरी है। इसे मुख्य रूप से 3 अलग-अलग चरणों में बांटा गया है। तो सबसे पहला चरण कौन सा है? सबसे पहला चरण होता है विभज्योतिकी चरण। जड़ और तने के बिल्कुल ऊपरी और निचले सिरे पर जो कोशिकाएं मौजूद होती हैं वो इसी चरण का हिस्सा होती हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये लगातार विभाजित होती रहती हैं। इनमें जीव द्रव्य कूट-कूट कर भरा होता है और इनका केंद्रक बहुत बड़े आकार का होता है। ये वो अवस्था है जहां बस नई निर्माण सामग्री तैयार की जा रही है। समझ गया। और इस शुरुआती निर्माण के ठीक बाद वृद्धि का दूसरा चरण शुरू होता है जिसे दीर्घीकरण चरण या इलोंगेशन फेज कहा जाता है। बिल्कुल। पौधे के शीर्ष से थोड़ा सा पीछे की तरफ जो हिस्सा होता है वहां की कोशिकाएं इस चरण से गुजर रही होती हैं। इस चरण में कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ती बल्कि उनका आकार बढ़ता है।
मतलब जैसे किसी गुब्बारे में हवा भरी जा रही हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है। कोशिका के अंदर रसधानी यानी वैक्यूल का निर्माण होता है और वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। इसी दौरान इन कोशिकाओं के बाहर एक नई और मजबूत कोशिका भित्ति का जमाव भी शुरू हो जाता है। और इसके बाद आता है वृद्धि का तीसरा और सबसे अंतिम चरण, जिसे परिपक्वता चरण कहते हैं। जी, मैच्योरेशन फेज। दीर्घीकरण वाले हिस्से से और पीछे की तरफ जाने पर यह चरण देखने को मिलता है। इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते कोशिकाएं अपना अधिकतम और अंतिम आकार ले चुकी होती हैं। यानी अब उनका काम तय हो गया है। हाँ, उनकी कोशिका भित्ति पूरी तरह से मोटी और परिपक्व हो जाती है। अब वे विभाजित नहीं होंगी, बल्कि पौधे के शरीर में एक विशिष्ट कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। तो अगर इस पूरी प्रक्रिया को हम गणित के चश्मे से देखें तो विज्ञान इस वृद्धि को मुख्य रूप से 2 गणितीय वक्रों या ग्राफ के जरिए समझाता है। बिल्कुल, अंकगणितीय वृद्धि और ज्यामितीय वृद्धि। अंकगणितीय वृद्धि का जो सिद्धांत है वो बहुत ही सीधा और सरल है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण किसी जड़ की लंबाई का लगातार और एक समान गति से बढ़ना है, जिसे लीनियर कर्व भी कहते हैं। हाँ, इस प्रक्रिया में होता क्या है कि एक कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाएं तो बनाती है, लेकिन उन दोनों में से केवल एक ही कोशिका आगे विभाजित होने का गुण बरकरार रखती है और दूसरी कोशिका अपनी विभाजन की क्षमता छोड़कर परिपक्व हो जाती है। सही कहा, और अपना कोई खास काम करने लगती है। अगर कागज पर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये एक बिल्कुल सीधी रेखा बनाता है। लेकिन अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखें तो ज्यामितीय वृद्धि की कहानी थोड़ी अलग और बहुत अधिक व्यापक है। प्राकृतिक पर्यावरण में बढ़ने वाले लगभग सभी सजीवों में यही ज्यामितीय वृद्धि देखने को मिलती है। ज्यामितीय वृद्धि मतलब जियोमेट्रिक ग्रोथ? जी, इसमें विभाजन के बाद बनने वाली दोनों कोशिकाएं आगे भी विभाजित होती रहती हैं, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये एक एस आकार का वक्र बनाता है। सिग्मॉइड कर्व, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इस एस आकार के वक्र को समझना बेहद जरूरी है। इसके 3 बहुत ही स्पष्ट हिस्से होते हैं। सबसे पहला होता है लैग फेज, जहां वृद्धि की शुरुआत होती है और गति बहुत धीमी होती है। कोशिकाएं बस अपने नए वातावरण के अनुसार खुद को ढाल रही होती हैं। और फिर अचानक से एक तेजी आती है। हाँ, फिर अचानक से वृद्धि की गति बहुत तेज हो जाती है, जिसे लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज कहा जाता है। ये लॉग फेज मुझे बिल्कुल किसी स्टार्टअप कंपनी की तरह लगता है, जो अचानक से बाजार में छा जाती है और तेजी से अपना आकार बढ़ाती है। ये तुलना काफी मजेदार और सटीक है। इस अवस्था में कोशिकाओं का तेजी से विभाजन होता है और पौधे का आकार बहुत जल्दी बढ़ता है। लेकिन प्रकृति का एक अटल नियम है कि कोई भी चीज अनंत काल तक तेजी से नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल सही। जगह सीमित है और पोषण भी सीमित है। इसलिए अंत में जब संसाधनों की कमी होने लगती है तो वृद्धि दर फिर से धीमी पड़ जाती है और एक बिंदु पर आकर स्थिर हो जाती है, जिसे स्टेशनरी फेज कहते हैं। जी, इस अंतिम अवस्था को स्थिर अवस्था कहा जाता है। यही कारण है कि ग्राफ का आकार अंग्रेजी के अक्षर एस जैसा बन जाता है। इसी गणितीय विश्लेषण से जुड़ा एक और बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है निरपेक्ष वृद्धि और सापेक्ष वृद्धि का, एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ। ये कॉन्सेप्ट शुरुआत में थोड़ा उलझाने वाला लग सकता है छात्रों को। हाँ, लेकिन पत्तियों के एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से ये बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। मान लीजिए कि हमारे पास 2 अलग-अलग आकार की पत्तियां हैं। पहली पत्ती बहुत छोटी है, जिसका आकार सिर्फ 5 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है। कुछ समय बाद वो बढ़कर 10 वर्ग सेंटीमीटर की हो जाती है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी पत्ती है, जिसका शुरुआती आकार ही 50 वर्ग सेंटीमीटर है। समय के साथ वो भी बढ़कर 55 वर्ग सेंटीमीटर की हो जाती है। तो यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि अगर हम दोनों पत्तियों में हुई कुल वृद्धि को देखें तो दोनों का आकार ठीक 5 वर्ग सेंटीमीटर ही बढ़ा है। हाँ, पहली पत्ती 5 से 10 हुई और दूसरी 50 से 55। इस मापी गई सीधी वृद्धि को ही निरपेक्ष वृद्धि या एब्सोल्यूट ग्रोथ कहा जाता है। लेकिन विज्ञान केवल सीधे आंकड़ों पर नहीं रुकता। अगर हम सापेक्ष वृद्धि दर की बात करें, यानी शुरुआती आकार के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई, तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। रिलेटिव ग्रोथ की तस्वीर? बिल्कुल। पहली पत्ती ने 5 से 10 तक पहुंचने में अपना आकार 100% बढ़ा लिया। उसकी वृद्धि दर 2 गुनी रही, जबकि दूसरी पत्ती जो पहले से ही 50 सेंटीमीटर की थी,
उसमें केवल 10% की ही वृद्धि हुई। इसे हम निवेश और मुनाफे के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। 5 रुपए लगाकर 5 रुपए का मुनाफा कमाना 100% की वृद्धि है, लेकिन 50 रुपए लगाकर केवल 5 रुपए कमाना बहुत ही धीमी सापेक्ष वृद्धि है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये, और जाहिर है चाहे निरपेक्ष वृद्धि हो या सापेक्ष वृद्धि, इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने के लिए कुछ बाहरी शर्तों का पूरा होना बेहद जरूरी है। जैसे पानी और हवा। जी, कोशिकाओं को अपना विस्तार करने के लिए और एंजाइमों को अपना काम ठीक से करने के लिए जल की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। वृद्धि की इस पूरी प्रक्रिया में जो ऊर्जा खर्च होती है वो ऑक्सीजन के बिना नहीं मिल सकती। और नए जीवद्रव्य के निर्माण के लिए तरह तरह के पोषक तत्वों की अनिवार्यता भी तो होती है। बिल्कुल, पानी, हवा और भोजन के बिना कोई भी गतिज वृद्धि संभव नहीं है। और यहीं पर यह पूरा विज्ञान एक बेहद रोमांचक मोड़ ले लेता है। अब हम पौधों की करियर चॉइस के बारे में बात करने जा रहे हैं। करियर चॉइस, ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, लेकिन पौधों की कोशिकाएं वास्तव में ये तय करती हैं कि उन्हें भविष्य में क्या काम करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई छात्र तय करता है कि उसे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर। जीव विज्ञान की तकनीकी भाषा में इस पूरी प्रक्रिया को विभेदन या डिफरेंशिएशन कहा जाता है। इसे बहुत ही आसान तरीके से ऐसे समझा जा सकता है कि जब कोई कोशिका लगातार विभाजित होने की अपनी क्षमता को छोड़ देती है और किसी एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए अपनी संरचना में भारी बदलाव लाती है, तो उसे विभेदन कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण जाइलम ट्रेकिड का निर्माण है ना? जी बिल्कुल। हम सभी जानते हैं कि पौधे जड़ों से पानी खींचकर उसे पत्तियों तक पहुंचाते हैं, लेकिन ये पानी इतनी ऊंचाई तक पहुंचता कैसे है? इसके लिए पौधे को बहुत मजबूत पाइपलाइन की जरूरत होती है। एकदम सही। इस पाइपलाइन को बनाने के लिए कुछ कोशिकाएं एक बहुत बड़ा बलिदान देती हैं। वे अपना सारा जीव द्रव्य यानी अपना जीवन खो देती हैं। मतलब ये डेड सेल्स बन जाती हैं। हाँ, वे खाली हो जाती हैं और अपने चारों ओर एक बेहद मजबूत दीवार बना लेती हैं। यह दीवार इतनी सख्त होती है कि भारी दबाव में भी पानी बिना किसी रुकावट के ऊपर चढ़ सकता है। एक सामान्य कोशिका का इस मजबूत निर्जीव पाइप में बदल जाना ही विभेदन है। लेकिन प्रकृति ने पौधों को सिर्फ एक ही रास्ते पर चलने के लिए मजबूर नहीं किया है। पौधों के पास एक बहुत ही शानदार बैकअप प्लान भी होता है, जिसे विज्ञान की भाषा में निर्विभेदन या डी डिफरेंशिएशन कहा जाता है। और ये कॉन्सेप्ट परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि ये सामान्य नियमों को चुनौती देता है। निर्विभेदन सच में पौधों की एक असाधारण क्षमता है। इसे कैसे समझा जाए? इसे ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति अपने काम से पूरी तरह रिटायर हो चुका है, लेकिन अचानक किसी आपात स्थिति में वो दोबारा अपना काम शुरू कर दे। रिटायरमेंट के बाद वापसी। जी, जब एक परिपक्व कोशिका जो विभेदन की प्रक्रिया से गुजर चुकी थी और जिसने विभाजन की क्षमता पूरी तरह खो दी थी, वो किसी खास परिस्थिति में वापस विभाजित होने की क्षमता हासिल कर लेती है, तो उसे निर्विभेदन कहते हैं। जैसे कॉक कैम्बियम का बनना? बिल्कुल। जब पौधे को कोई चोट लगती है या तने की मोटाई बढ़ानी होती है, तो कॉक कैम्बियम का निर्माण इसी प्रक्रिया से होता है। परिपक्व कोशिकाएं वापस जवान होकर नई कोशिकाएं बनाने लगती हैं। और इसी से जुड़ा है इस पहेली का तीसरा शब्द, पुनर्विभेदन यानी रीडिफरेंशिएशन। हाँ, जब निर्विभेदन के कारण बनी ये नई कोशिकाएं दोबारा अपनी विभाजन की क्षमता खो देती हैं और फिर से कोई नया विशिष्ट कार्य करने लगती हैं, तो इस पूरी चक्रीय प्रक्रिया को पुनर्विभेदन कहा जाता है। पौधों की यह अनुकूलन क्षमता यहीं खत्म नहीं होती। उनके पास पर्यावरण से तालमेल बिठाने का एक और बहुत ही शानदार तरीका है, जिसे प्लास्टिसिटी या सुघट्यता कहा जाता है, जो कि बहुत ही आकर्षक प्रक्रिया है। हाँ, ये एक ऐसी खूबी है जहां पौधा अपने जीवन के अलग-अलग चरणों या अलग-अलग पर्यावरण के अनुसार अपने अंगों के आकार को पूरी तरह से बदल लेता है। और इसका सबसे सटीक और बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण विषमपर्णता या हेटेरोफिली है। कपास, धनिया और लार्कस्पर जैसे पौधों में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। बिल्कुल। इन पौधों में जब पत्तियां युवा होती हैं तो उनका आकार बिल्कुल अलग होता है, लेकिन जैसे ही वे परिपक्व होती हैं, पत्तियों का डिजाइन पूरी तरह से बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे पौधे ने उम्र के हिसाब से अपने कपड़े बदल लिए हों। एक और उदाहरण बटरकप के पौधे का है। ये पौधा जहां उगता है उस जगह के हिसाब से अपनी पत्तियां बनाता है। जी, पानी के अंदर डूबी हुई पत्तियां कटी फटी और रिबन जैसी होती हैं,
ताकि पानी के बहाव से नुकसान ना हो। और लबकी पानी के बाहर हवा में रहने वाली पत्तियां बिल्कुल चौड़ी और अलग आकार की होती हैं। तो वृद्धि विभेदन और अनुकूलन के इस पूरे गणित को समझने के बाद अब इस चर्चा को उस दिशा में ले चलना बहुत जरूरी है जो कृषि विज्ञान की पूरी रीढ़ है, और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों का सबसे पसंदीदा हिस्सा भी, पादप वृद्धि नियामक, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में पादप हार्मोन कहा जाता है। मतलब सोचने वाली बात है, पौधों के अंदर कोई तंत्रिका तंत्र या दिमाग तो होता नहीं है, फिर भी वे इतनी सटीक वृद्धि कैसे करते हैं? इसका जवाब इन्हीं सूक्ष्म रसायनों में छिपा है। योग का परिणाम थी। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सिन की। इसकी खोज की कहानी चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रांसिस डार्विन से जुड़ी है। उन्होंने एक साधारण सा प्रयोग किया। उन्होंने कैनरी घास के बिल्कुल ऊपरी हिस्से को, जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं, प्रकाश की ओर मुड़ते हुए देखा। और फिर उन्होंने कई प्रयोग किए, जैसे उसका सिरा काट दिया या उसे किसी अपारदर्शी चीज से ढक दिया। जी, अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि पौधे के बिल्कुल शीर्ष पर कोई ऐसा रसायन बन रहा है जो रोशनी से दूर वाले हिस्से में जाकर कोशिकाओं को लंबा कर रहा है, जिससे पौधा प्रकाश की तरफ मुड़ जाता है। इसी रसायन को बाद में ऑक्सिन नाम दिया गया। ऑक्सिन के कार्यों की सूची तो बहुत लंबी है, लेकिन अगर हम केवल उन बिंदुओं पर ध्यान दें जो परीक्षा और व्यवहारिक उपयोग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, तो सबसे पहला नाम आता है शीर्षस्थ प्राधान्यता का। एपिकल डोमिनेंस, शीर्षस्थ प्राधान्यता को हम एक ऐसे बड़े और हावी रहने वाले भाई की तरह देख सकते हैं जो सारी सुख सुविधाओं पर कब्जा कर लेता है और अपने छोटे भाई बहनों को आगे नहीं बढ़ने देता। ये उदाहरण बहुत सही है। पौधे की सबसे ऊपरी कली में ऑक्सिन इतनी मात्रा में बनता है कि वो अपने नीचे मौजूद पार्श्व कलियों या शाखाओं को बढ़ने से पूरी तरह रोक देता है। यही कारण है कि जब चाय के बागानों में नई पत्तियां चाहिए होती हैं या जब बगीचे में घनी बाड़ बनानी होती है, तो माली हमेशा पौधे का ऊपरी सिरा काट देता है। बिल्कुल, शीर्ष कटने से ऑक्सिन बनाने की फैक्ट्री बंद हो जाती है, बड़े भाई का प्रभाव खत्म हो जाता है और नीचे की पार्श्व शाखाएं तेजी से बाहर निकलने लगती हैं, जिससे पौधा बहुत घना हो जाता है। ऑक्सिन का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग कृषि में होता है। विज्ञान ने एक कृत्रिम ऑक्सिन तैयार किया है जिसे 2,4-D कहा जाता है। हाँ, 2,4-D ये एक ऐसा अछूत खरपतवार नाशी है जो केवल द्विबीजपत्री खरपतवार को चुन चुन कर मारता है और एक बीजपत्री पौधों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाता। जब बड़े बड़े घास के लॉन तैयार किए जाते हैं तो इसी रसायन का छिड़काव किया जाता है ताकि केवल घास बचे और बाकी सारे जंगली पौधे नष्ट हो जाएं। इसके बाद वृद्धि नियामकों की इस सूची में दूसरा बहुत ही चर्चित नाम है जिब्रेलिन का। इस रसायन की खोज भी धान के खेतों में हुई एक बहुत ही अजीब बीमारी के कारण हुई थी। बकाने बीमारी है ना? जी, ये घटना जापान की है। ई कुरोसोवा नाम के एक जापानी वैज्ञानिक धान के खेतों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ धान के पौधे बिना किसी कारण के असामान्य रूप से बहुत लंबे होते जा रहे थे। और इन पौधों में दाने भी नहीं लगते थे, ये बस लंबे और कमजोर होते थे। बिल्कुल, इस बीमारी को स्थानीय भाषा में बकाने कहा जाता था, जिसका मतलब होता है मूर्ख, नवोद्भिद या बेवकूफ पौधा। जब कुरोसोवा ने इसकी गहराई से जांच की तो पता चला कि यह कोई आनुवांशिक बीमारी नहीं थी, बल्कि पौधे एक फंगस से संक्रमित थे जिसका नाम जिब्रेला फुजिकोराई था। एकदम सही। ये फंगस एक खास तरह का रसायन छोड़ रहा था जो पौधे की लंबाई को बेलगाम तरीके से बढ़ा रहा था। उसी फंगस के नाम पर इस रसायन को जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन नाम दिया गया। आज के समय में कृषि क्षेत्र में जिब्रेलिन के उपयोग के परिणाम सच में क्रांति लाने वाले हैं। गन्ने की खेती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। गन्ने के तने में ही शर्करा या चीनी जमा होती है, और अगर गन्ने की फसल पर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाए तो गन्ने के तने की लंबाई आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है। आंकड़े बताते हैं कि इस एक रसायन के छिड़काव से गन्ने की पैदावार में प्रति एकड़ 20 टन तक की भारी वृद्धि की जा सकती है। 20 टन, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसी तरह अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ाकर अंगूर के गुच्छों को बड़ा करना हो या फिर गोभी और चुकंदर जैसे पौधों में वोल्टिंग करानी हो, यह सब जिब्रेलिन की वजह से ही संभव हो पाता है। और छात्रों को ये याद रखना चाहिए कि वोल्टिंग का मतलब है फूल आने से ठीक पहले तने की लंबाई का अचानक से बढ़ जाना। अब चलते हैं तीसरे महत्वपूर्ण हार्मोन की तरफ, जिसे साइटोकाइनिन कहा जाता है।
इसकी खोज की कहानी तो ऑक्सिन और जिब्रेलिन से भी ज्यादा अजीब है, क्योंकि इसका सीधा संबंध हेरिंग मछली के शुक्राणु के डीएनए से है। स्कूग और मिलर नाम के वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करते हुए इस रसायन को खोज निकाला था। ये सच में जीव विज्ञान के उन अनूठे संयोगों में से एक है जहां मछली के डीएनए से पौधों के हार्मोन का सुराग मिला। और साइटोकाइनिन का जो मुख्य काम है वो इसके नाम में ही बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। साइटो यानी कोशिका और काइनेसिस यानी विभाजन। बिल्कुल, ये हार्मोन कोशिका विभाजन को बहुत तेजी से प्रेरित करता है। पौधे के जिन भी हिस्सों में तेजी से नई कोशिकाओं की जरूरत होती है, जैसे जड़ का बढ़ता हुआ शीर्ष, नई निकलती हुई कलियां या नए फल, वहां ये साइटोकाइनिन प्राकृतिक रूप से बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसका एक और बहुत ही जादुई काम है। ये पत्तियों की जरावस्था यानी उनके बुढ़ापे को टालने का काम करता है। हाँ, सेनेसेंस को डिले करता है। ये एक तरह के एंटी एजिंग रसायन की तरह काम करता है, जो पोषक तत्वों के संचार को उस हिस्से की तरफ बढ़ा देता है जिससे पत्तियां लंबे समय तक हरी भरी और ताज़ा बनी रहती हैं। सूची में जो अगला नाम है वो बाकी सभी हार्मोन से बिल्कुल अलग है। इसका नाम है एथिलीन। जी, ये इन सभी में इकलौता ऐसा वृद्धि नियामक है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और इसकी खोज भी एक बहुत ही मजेदार घटना है। कजिन्स नाम के एक वैज्ञानिक ने देखा कि एक बंद कमरे में कुछ बहुत पके हुए संतरे रखे थे और उनके पास ही कुछ कच्चे केले रखे थे। और उन पके हुए संतरों से एक ऐसा वाष्पशील रसायन हवा में फैल रहा था जिसने पास रखे कच्चे केलों को बहुत ही कम समय में पका दिया। एथिलीन को मुख्य रूप से एक पकाने वाले हार्मोन के रूप में ही जाना जाता है। जब फल पकड़े होते हैं तो वे बहुत तेजी से सांस लेने लगते हैं। बिल्कुल, एथिलीन फलों के पकने के दौरान श्वसन की दर को बहुत अचानक से और तेजी से बढ़ा देता है। विज्ञान की तकनीकी भाषा में श्वसन की दर में होने वाली इस अचानक वृद्धि को क्लाइमैक्ट्रिक श्वसन कहा जाता है। आज की व्यावसायिक कृषि में एथिलीन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, और वो भी एथिफोन के रूप में। किसान एथिफॉन का छिड़काव करते हैं, जो पौधे के अंदर जाकर धीरे धीरे एथिलीन गैस छोड़ता है और टमाटर या सेब जैसे फलों को एक साथ बहुत जल्दी पका देता है। गहरे पानी वाले धान के खेतों में भी इसका एक बहुत ही विशेष कार्य है। बाढ़ या गहरे पानी में धान के पौधे डूब सकते हैं, लेकिन एथिलीन धान की पत्तियों और तने के ऊपरी हिस्से को तेजी से बढ़ाकर पानी के ऊपर रखने में मदद करता है, ताकि पौधा हवा से सीधे सांस ले सके। और अब इस हार्मोनल नेटवर्क के आखिरी और सबसे रक्षात्मक रसायन की बात करते हैं, एब्सिसिक एसिड, जिसे संक्षेप में ABA भी कहा जाता है। इसे जीव विज्ञान की दुनिया में अक्सर तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन के नाम से पुकारा जाता है। इसका ये नाम पूरी तरह से सटीक है, क्योंकि इसका मुख्य काम पौधे की वृद्धि को बढ़ाना नहीं है, बल्कि विपरीत और जानलेवा परिस्थितियों में पौधे को जिंदा बचाना है। ये पौधे का आपातकालीन रक्षा तंत्र है। उदाहरण के लिए, जब भयंकर सूखा पड़ता है और मिट्टी में पानी की भारी कमी हो जाती है, तो ABA तुरंत सक्रिय हो जाता है। जी, ये पत्तियों के रंध्रों को, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, तुरंत बंद करने का संकेत भेजता है। इससे वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है और पौधे के अंदर का बचा खुचा पानी सुरक्षित रहता है। इसके अलावा ये बीजों को सुप्त अवस्था में ले जाने का बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। ये बीज को एक तरह के बंकर में डाल देता है, ताकि बीज बाहर की तेज गर्मी, ठंड या सूखे से बचा रहे। ये सुनिश्चित करता है कि बीज केवल तभी अपनी सुप्त अवस्था से बाहर आए और अंकुरित हो जब मौसम और परिस्थितियां उसके लिए पूरी तरह से सुरक्षित और अनुकूल हों। अब इन सभी पांचों हार्मोन्स को समझने के बाद एक सवाल उठ सकता है, क्या ये सभी हार्मोन हमेशा अकेले और स्वतंत्र रूप से अपना अपना काम करते हैं? इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। पौधे के शरीर में ये हार्मोन कभी भी अकेले काम नहीं करते। ये अक्सर एक दूसरे के साथ मिलकर एक बेहद जटिल रासायनिक नेटवर्क की तरह काम करते हैं। कई बार ये एक दूसरे के काम को बढ़ावा देते हैं, जिसे सिनर्जिस्टिक प्रभाव कहते हैं। और कई बार ये बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन की तरह काम करते हैं, जिसे एंटैगोनिस्टिक प्रभाव कहा जाता है। इसका सबसे सटीक उदाहरण ABA और जिबरेलिन की आपसी लड़ाई है। जहां एक तरफ ABA बीज को सुप्त अवस्था में धकेलकर उसके अंकुरण को रोकता है, वहीं दूसरी तरफ जिबरेलिन उस सुप्त अवस्था को तोड़ने और बीज को अंकुरित होने के लिए मजबूर करता है। पौधे का जीवन इन्हीं दोनों रसायनों के बीच के संतुलन से तय होता है। अगर इस पूरे वैज्ञानिक विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष को देखा जाए, तो ये स्पष्ट है कि किसी भी पौधे की नियति केवल एक कारक से तय नहीं होती,
पौधे के अंदर चल रहा ये हार्मोनल नेटवर्क और बाहर का पर्यावरण जैसे प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण और तापमान, ये सब मिलके पौधे की वृद्धि और परिवर्धन को नियंत्रित करते हैं। हम पर्यावरण को देखते समय अक्सर पौधों को एक स्थिर, चुपचाप खड़े रहने वाले जीव के रूप में मान लेते हैं। ऐसा लगता है कि वे बस जहां हैं वहीं खड़े हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वे अपने उस शांत बाहरी आवरण के भीतर एक अत्यंत जटिल रासायनिक और गणितीय दुनिया चला रहे हैं। बिल्कुल, वे लगातार अपने माहौल को पढ़ रहे हैं। हाँ, अपने रसायनों को संतुलित कर रहे हैं और अपनी संरचनाओं को बदल रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है। जरा सोचिए, अगर भविष्य में विज्ञान पौधों की इस प्लास्टिसिटी को, उनके इस पूरे हार्मोनल नेटवर्क को पूरी तरह से डिकोड कर ले, तो क्या हम तेजी से बदलते जलवायु परिवर्तन और भयंकर सूखे के बीच भी दुनिया के गहराते खाद्य संकट को पूरी तरह से हल नहीं कर सकेंगे? क्या हम ऐसे बीज तैयार नहीं कर पाएंगे जो हर मौसम की मार झेल सकें? यह वास्तव में एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने और आगे खोज करने की आवश्यकता है।